बुरा लगता है, कॉन्फिडेंस भी जाता है बार बार फेलियर्स देखकर। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है टारगेटेड स्टडी, यानी कि स्मार्ट स्टडी। इसीलिए हम लेकर आ रहे हैं दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक टारगेट लेखपाल बैच, जिसका टारगेट है आने वाली लेखपाल की परीक्षा में आपको सफलता दिलाना। इस बैच की शुरुआत होगी दोपहर 12 बजे से जीएस के साथ। 1 बजे से आप पढ़ सकते हैं हिंदी, 2 बजे से ग्रामीण परिवेश और 3 बजे से मैथ्स। तो आज ही ज्वाइन करिए टारगेट लेखपाल बैच, ओनली ऑन OL एक्सपर्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू OL एक्सपर्ट। तो आज है ईद का दिन, तो सबसे पहले तो आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये जो ईद है ये आपके जीवन में काफ़ी खुशहाली लाए, और साथ ही साथ हमारे जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लेखपाल की परीक्षा दे रहे हैं या फिर मैं कहूँ किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको उस परीक्षा में सफलता मिले, ऐसी मेरी मनोकामना है। ठीक है, तो आई होप आप सभी काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन एंजॉयमेंट के साथ हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो मेन टारगेट है वो है टारगेट लेखपाल, यानी कि हमें लेखपाल की परीक्षा पास करनी ही करनी है। मैंने आपको होली के सीजन पे भी बोला था कि अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हर दिन होली है, हर दिन दिवाली है। उसी तरीके से अगर लेखपाल की परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो हर दिन आपका त्योहार ही है, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो। ठीक है, तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है कि त्योहार भी मनाने हैं, लेकिन साथ साथ पढ़ाई को भी बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी लेखपाल हिंदी सेशन से, मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि अगर लेखपाल में 100 नंबर लाने हैं तो हिंदी में भी 25 पाने हैं। तो हिंदी में 25 पाने का ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, या मैं कहूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे मुहावरे एवं लोकोक्तियां, यानी कि इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, हमारे जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं या दोस्त हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं अपने SSC CHSL एग्जाम के और MTS का जो एग्जाम आपका जुलाई में होना है, तो इन दोनों एग्जाम्स के लिए आप हमारा जो मिशन SSC बैच चल रहा है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और मिशन SSC बैच जो है डेली आपका चल रहा है सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। ठीक है, तो सुबह 8 बजे से जुड़िए और उसके बाद सबसे पहले GS करिए, फिर इंग्लिश, देन रीजनिंग और फिर उसके बाद मैथ्स पे आपकी एंड होती है। और लेखपाल का बैच तो आपका चल ही रहा है दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। तो ये दोनों क्लासेस अभी आप प्रेजेंट में अटेंड करिए। और ये है आपका UPSSC का सिलेबस, जिसके बारे में मैंने कई बार आपको बताया है कि यहाँ पर सारे के सारा पूरा जो डिटेल सिलेबस है वो आपको गिवन है। तो यहाँ पे देखिएगा लोकोक्ति एवं मुहावरे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से आपके लिए क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे। और सामान्य हिंदी से आप देख सकते हैं 25 मार्क्स आपको गेन करने। और एक चीज और बता दूं, अभी हाल ही में आपको पता चला है कि 19 जून 2022 को आपकी लेखपाल की परीक्षा है और उसके बाद 18 सितंबर को आपकी पेट की परीक्षा है। यानी कि ये इसकी जब वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, जो 2021 का पेट हुआ था, इसके बाद आपको नया पेट पास करना पड़ेगा। यानी कि 2022 के लिए जो 18 सितंबर को पेट होने वाला है उसकी वैलिडिटी, या कहें कि ये जो आपकी जो पुरानी वाली वैलिडिटी थी वो खत्म हो जाएगी, यानी कि आपको नया वाला भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 18 सितंबर की भी आप तैयारी कर सकते हैं हिंदी सेक्शन में। अब यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। यहाँ पे देखिएगा हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो मुहावरे हम लोकोक्ति हैं, जो खासकर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वहीं से क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला मुहावरा क्या है आपका, घिग्गी बंधना। घिग्गी बंधना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? कठिन परिश्रम करना, गायब कर देना, बहुत लज्जित होना, या फिर डर के कारण बोल ना पाना। ठीक है, तो घिग्गी बनने का जो बेसिकली मतलब होता है वो होता है घिग्गी बनना, यानी कि मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, इसका मतलब होता है कि डर के कारण बिल्कुल बोल मत पाना, बिल्कुल बोल ही नहीं पा रहे हैं, आपकी घिग्गी बंध गई है। यानी कि इतना ज्यादा डर गए आप कि मुंह से आप बोलने की कोशिश भी कर रहे हैं तो आपकी आवाज ही नहीं बाहर आ रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपका। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, आंखें बिछाना। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? A, बाट जोहना, B, जागते रहना,
सी चिंता में पड़ना, या फिर डी अपमान करना। अच्छा, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोग अगर जिस भी क्वेश्चन का आंसर मैं पूछूंगी तो सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो चैट बॉक्स या कमेंट बॉक्स दोनों में ही आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर जरूर क्या करिए, मैंने ऑलरेडी कई बार ये बात बोली हुई है। तो यहाँ पे देखिएगा, आंखें बिछाने मुहावरे का सही अर्थ होता है बाट जोहना। बाट जोहने का मतलब होता है किसी का रास्ता देखना, जैसे कि किसी का इंतजार करना। तो कहते हैं मैं आपकी बहुत देर से बाट जोह रहा था, यानी आपका इंतजार कर रहा था। यानी कि आंखें बिछाने का मतलब मैंने आपके लिए पलकें बिछा के रखी थी, यानी जोर शोर से इंतजार चल रहा है, ठीक। आप देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, उंगली पर नचाना। इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है, उंगली पर नचाना। तो ऑप्शन है आपके, ए किसी के इच्छा अनुसार चलना, यानी किसी जो कह रहा है व्यक्ति वही काम करना, या फिर बी अपनी इच्छा अनुसार चलाना, या फिर थोड़ा सा सहारा पाना, या फिर डी आरोप लगाना। तो इस यहाँ पे देखिएगा चार के चारों ही ऑप्शंस आपको सिमिलर लग रहे होंगे, आपको लग रहे होंगे ये भी हो सकता है, 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 लेकिन राइट आंसर क्या है, उंगली पर नचाने का मतलब अपनी इच्छा अनुसार चलाना। यानी आपने कहा ये कर दो तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वही काम कर रहा है। फिर आपने कहा ये नहीं ये वाला काम कर दो, तो वो व्यक्ति वही काम कर रहा है। आपने कहा कि ये काम करना ही नहीं है, तो वो काम ही नहीं कर रहा है। यानी कि पूरी तरीके से अपनी उंगली पर नचाना, यानी जो चाहे आप वो करवा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, बी। आप देखते हैं यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न क्या है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है, ये काफी कॉमन होता है, जो आपने अपने घरों में भी सुन रखा होगा कि एक तो तुम करेले हो, ऊपर से नीम चढ़े हुए हो, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, यानी इसका जो हम अर्थ कहें क्या निकल के आता है। ए दुगनी फायदेमंद वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं, बी अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक चीज होती है, सी बुरे के साथ बुरे का मेल, या फिर डी समान गुण वाले दो साथी। अब ये बहुत आसान नहीं होने वाला है, जिसने प्रैक्टिस की होगी वो तो गलती नहीं करेगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह दूं नहीं ज्यादा तो तब भी 40% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इस मुहावरे की प्रैक्टिस अगर नहीं की होगी, तो इन चारों ऑप्शंस में से कोई ना कोई गलत ऑप्शन जरूर लगा के आएंगे। 40% ऐसे होंगे जो इससे गो थ्रू नहीं हुए होंगे, या कहूं कि उनके सामने ये क्वेश्चन ना पड़ा हो, ठीक है। तो देखिएगा, एक तो करेला, अब आप ही बताइए करेला कैसा होता है, कसैला एकदम, खाइए तो बहुत सारे लोग खाते ही नहीं है। बहुत लोगों की नापसंद पूछ लो कि भैया तुमको क्या नहीं पसंद है, तो उसका एक ही सिमिलर आंसर होता है कि मैं करेला नहीं खा सकता, ठीक है, यानी कसैला होता है। अब दूसरे नीम चढ़ा, नीम तो पी नहीं जाती है, नीम को माना जाता है कि बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है, बहुत अच्छा होता है, और नीम का अगर जूस पियो तो सारे के सारे कीटाणु या जर्म्स जो होते हैं आपकी बॉडी में, वो सब के सब पूरी तरह से मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, दे ऑल डिस्ट्रॉय। लेकिन इसकी वजह से, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, इसका मतलब समझ रहे हैं, एक तो कसैला पहले से है और दूसरा फिर उसमें और कसैला। तो इसका सही अर्थ क्या होगा, बुरे के साथ बुरे का मेल, यानी कि एक व्यक्ति तो खुद ही बुरा है, ऊपर से उसको बुरे का साथ मिल जाए तो फिर क्या ही होगा, यानी कि बहुत बुरा होगा, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है हमारा, 19-20 होना। इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है, 19-20 होना। जैसे आपने सुना होगा, भाई तुम्हारी एज कितनी है, तो या फिर उसने जो प्लान बताया था उस प्लान में और जो उसने बताया था उस प्लान में कितना अंतर है। तो आपने ये जरूर सुना होगा 19-20 होना। तो इसका सही अर्थ क्या होता है, ए अत्यधिक अंतर होना, बी एक का दूसरे से कुछ अच्छा होना, सी पक्षपात करना, या फिर डी बाह्य समानता और आंतरिक विषमता। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 19 के बाद जस्ट 20 आता है। इसका मतलब होता है, मान लीजिए अगर हम 1 से काउंट करें तो 20 में से किसी के 20 आए, यानी 20 आउट ऑफ 20 आए मार्क्स, और किसी के 19 आए। तो इसका क्या मतलब होता है, वहां पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा ही अंतर है, 1 नंबर का अंतर है। 20 नंबर में 19 ये भी ले आया है और 19 ये भी ले आया है। तो इसका क्या मतलब होता है,
एक का दूसरे से कुछ अच्छा होना, यानी कि कुछ तो अंतर है जरूर, एक थोड़ा ज्यादा अच्छा है, एक थोड़ा सा कम अच्छा है, लेकिन बहुत जरा सा अंतर है, ये नहीं कि बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका बी। अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है हमारा, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? समर्थ को नहीं दोष गोसाई, ए समर्थ में ही सारे दोष होते हैं, बी सबल का कोई दोष नहीं दिखता, सी सबल दोषी होकर भी दोष को छुपा लेता है, या फिर डी समर्थ सदा दोषी होते हैं। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आंसर दीजिएगा आप लोग, और एक काम करिए कि आंसर देने में बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि जिस क्वेश्चन का आंसर मुझे आ रहा है मैं उसी क्वेश्चन का आंसर दूंगा, और जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है मैं वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा। बट ये बहुत ही गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, मानते हैं कि अभी आपको नहीं आ रहा है, लेकिन जिस बच्चे ने यहाँ पे अटेम्प्ट किया होगा, जिस स्टूडेंट ने, तो 100% मान के चलिए वो एग्जाम में सही ही करके आएगा। क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं एक स्ट्राइक करेगा कि मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया था, तब मैंने ये क्वेश्चन सही ये था इसका। लेकिन अगर आप ट्राई ही नहीं करेंगे तो आपका माइंड मेकअप ऐसा हो जाता है कि इस क्वेश्चन के ऊपर मुझे ध्यान ही नहीं देना है, और जब आप ध्यान नहीं देते यानी कि आप क्वेश्चन का आंसर स्किप करते हैं, तो 99% चांस होता है कि एग्जाम में दिखने पर आप फिर से यानी दोबारा से अगेन आप स्किप ही करेंगे, यानी इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो आप लॉजिक समझ रहे हैं? जब आप सही या गलत करते हैं तो कम से कम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, जब आप स्किप करते हैं तो आपका दिमाग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है कि अगला प्रश्न आएगा तो देखते हैं उसमें दे पाऊंगा या नहीं। लेकिन अगर आप देने की चेष्टा करते हैं, देते हैं क्वेश्चन का आंसर, तो आपके लिए बेनिफिशियल चीज जो होती है वो ये होती है कि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, तो समर्थ एक उद्भव शब्द है, उद्भव, क्योंकि जो सही शब्द है वो समर्थ भी नहीं है, खैर सामर्थ्य होता है। क्या होता है? सामर्थ्य। तो यहाँ पे समर्थ का मतलब जो सामर्थ्य व्यक्ति है, यानी जिसके पास सब कुछ है। तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ए मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर, सबल का कोई दोष नहीं दिखता, यानी कि बी इज दी राइट आंसर। सबल का मतलब जिसके पास बल है, जिसके पास पावर है, शक्ति है। तो लोग क्या करते हैं, वो 10 गलतियां भी कर देता है ना, तब भी लोग कहते हैं अरे नहीं, ये तो उनका बड़प्पन है कि उन्होंने, अच्छा हुआ उन्होंने ये नहीं ये कर दिया, अदरवाइज ये हो जाता। लेकिन अगर कोई यही कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि दुर्बल है, या फिर कहूँ कि निर्बल है, जिसके पास उतनी पावर नहीं है, वो कर दे, तो उसको लोग 1000 बात बोलेंगे, कहेंगे उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की, मुझे पता है कि उसने जानबूझ के किया होगा, अरे उसकी तो आदत ही ऐसी है। समझ रहे हैं आप? इस तरीके के स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, यानी वो कुछ भी गलती कर दे उसका दोष किसी को दिखाई नहीं देता। अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह लगाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ए असफल प्रयत्न करना, बी अपना दोष बहाना करके टालना, सी अत्यधिक संपर्क में रहना, या फिर डी संयोग से मिल जाना। मुंह लगाना ये काफी कॉमन है, बहुत ही साधारण सा वाक्य है, या मैं कहूँ मुहावरा है, जो अक्सर आप अपनी आम जो आपकी बातचीत की जो भाषा होती है, या कहूँ जो भी आपका कम्युनिकेशन वे होता है, उसमें बहुत यूज होता है मुंह लगाना। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर अत्यधिक संपर्क में रखना, यानी कि बहुत ज्यादा आपका इंटरैक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा वार्तालाप, या कहें कि बहुत ज्यादा बातचीत आपसे हो रही है, जरूरत से ज्यादा, तो कहते हैं मुंह लगाना, यानी कि आपने मुंह लगा लिया है। ठीक, यानी कि इसकी वजह से क्या होता है, वो सामने वाला व्यक्ति फिर अपने आप को आपके बराबर ही समझने लगता है। ठीक है, लेकिन सभी को बराबर ही समझना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो सामने वाला व्यक्ति वो अच्छा है। ठीक है, हो सकता है वो आपके लिए हानिकारक हो। अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, गंगा जली उठाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? गंगा जली उठाना, ए गंगा नहाना, बी एक पात्र में गंगा जल भरना,
सी कसम खाना, या फिर डी बड़ बोलापन, गंगा जली उठाना। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। तो गंगा जली लोग तब उठाते हैं जब वो मानते हैं कि इससे अगर मैं गंगा जल उठा लूंगा और इस गंगा जल को उठा के अगर कुछ भी बोल दूं, गंगा जल को, यानी कि समझ रहे हैं आप, इतनी पवित्र चीज है कि अगर इसको लेकर आपने झूठ बोल दिया तो हो सकता है आपको पाप मिले या फिर आपके साथ कुछ गलत हो जाए। तो लोग कहते हैं गंगा जली उठा के बोल रहे हैं, यानी कि कसम खा के बोल रहे हैं। ठीक है, तो कसम खाना यानी एक तरीके से कहें कि अरे कसम ही खाना किसी की, कि कसम खा के कह रहे हैं कि ऐसा ही है। ठीक है, गीता पे हाथ रख के, तो गीता हो गया, गंगा हो गया, ये सब हिंदू धर्म में काफी इसकी पवित्र मान्यताएं हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं गंगा जली उठाना यानी कसम खाना। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न, सांच को आंच नहीं, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ए, सच्चाई कभी जलती नहीं, बी, सच्चे को आग लगती नहीं, सी, सच्चा अच्छा नहीं है, या फिर डी, सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, सांच को आंच नहीं, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो चलिए देखिए हम आपको बताते हैं इसमें क्या होगा राइट आंसर। सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं। सांच का मतलब समझ रहे हैं, सांच का मतलब है सत्य, यानी कि अब यहाँ पे सांस लिख गया है, इसको मैं इरेज कर दूं तो यहाँ पे देखिएगा सांच का अर्थ है सत्य। और सत्य आपने सुना होगा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, यानी सत्य जो है, सत्य की का जो प्रमाण है या कहें कि आने में देर लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सत्य कभी भी हार नहीं सकता, कभी पराजित नहीं हो सकता। ठीक है, तो सांच को आंच नहीं, आंच का मतलब होता है वैसे तो अगर देखा जाए शाब्दिक भाषा में आग, इसका मतलब इसके ऊपर कोई परेशानी नहीं आती। सत्य जो है वो परेशान नहीं हो सकता। ठीक, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ठीक, यानी कि उसको कुछ होगा नहीं, अल्टीमेटली भले ही समय लगेगा लेकिन एंड जो है वो अच्छा होगा, अंत अच्छा होगा। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न क्या है, बट्टा लगाना। अच्छा, कोई प्रश्न स्किप तो नहीं हुआ है? नहीं, कोई स्किप नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट्टा लगाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ए, स्वार्थ सिद्ध करना, बी, निरादर करना, सी, दोष लगाना, या फिर डी, असंभव कार्य करना। बट्टा लगाना, बट्टा लगाने का मतलब क्या होता है? जैसे सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन आपने क्या किया, कुछ न कुछ उसमें कमी निकाल दी, क्या बट्टा लगा दिया उसमें। इतना बढ़िया सब कुछ था लेकिन उसमें बोल दिया ये थोड़ी सी कमी रह गई। जैसे कि मैंने एक खाने का एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कोई डिश बनी आपके घर में, स्पेशली आपने तैयार की, बहुत बढ़िया से पूरा मेहनत लगा के सुबह से लगे रहे, 4 घंटे बीत गए वो स्पेशल डिश बनाते बनाते, तो घर वालों में से सबने तो बहुत तारीफ की, लेकिन किसी एक ने कह दिया सब कुछ अच्छा था लेकिन पिछली बार जैसा नहीं था। इसका मतलब है कि कुछ कमी रह गई, यानी बट्टा लगाना, यानी दोष लगाना, एक तरीके से कह देना कि ये चीज नहीं है, ये चीज ऐसे होनी चाहिए थी तो ज्यादा अच्छा था। ठीक, आप देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, आधा तीतर आधा बटेर, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? वैसे मैं बता दूं ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है एग्जाम में आपके। आधा तीतर आधा बटेर, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ए, समय पर इनकार कर देना, बी, काफी मुसीबत सहना, सी, अल्प सामर्थ्य वाला व्यक्ति, या फिर डी, बेमेल काम, यानी कि आधा तीतर आधा बटेर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए हम आपको बताते हैं यहाँ पे। वैसे सारे लोग आंसर जरूर किया करिए, चैट बॉक्स में या फिर चाहे कमेंट बॉक्स में। मैं बार बार बोलती हूँ इन दोनों में ही आपको आंसर करना मस्ट है, आंसर जरूर किया करिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, सब इसका क्या मतलब होगा, बेमेल काम, आधा तीतर है और आधा बटेर है, यानी समझ ही नहीं आ रहा है कि तीतर है कि बटेर है। ठीक, ना ये काम समझ में आ रहा है ना वो काम समझ में आ रहा है। ठीक है, बेमेल काम, जिसका कोई मतलब कोई तारतम्य नहीं बैठ रहा है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? इसके बारे में जब मैंने सत्य प्रकाश जी की शादी की बात हो रही थी तब मैंने उसमें बताया था,
जब मैंने सत्यप्रकाश जी से पूछा, सत्यप्रकाश जी आपकी शादी है 18 मई को, तो उन्होंने तो सबसे पहले नहीं इनवाइट किया, लेकिन बाकी सारे स्टूडेंट्स ने इनवाइट कर दिया। तब मैंने आपको ये मुहावरा सुनाया था कि हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत। चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। ऑप्शंस क्या है आपके? शादी के गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, या फिर डी निचले स्तर की बातें करना। तो यहाँ पे देखिएगा राइट आंसर क्या होगा आपका? असंगत बातें करना, यानी कि हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत। ब्याह हंसुए का है और गाना खुरपे का गाया जा रहा है, यानी कि एक तरीके से जो काम करना है उसके बिल्कुल ऑपोजिट, यानी जिसको बुलाना चाहिए था, मुझे शादी में इनवाइट करना चाहिए था, वो तो चुप है, लेकिन बाकी सब बोल रहे हैं, यानी खुरपे का गीत। आपके बुलाने से क्या होता है? जब तक जिसकी शादी है वो नहीं बुलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, असंगत, यानी कि एक बात यहाँ जा रही है तो दूसरी बात यहाँ जा रही है। अब दो लोग मन बना के निकले थे कि चलेंगे, क्या चलेंगे और मॉल में, और सबसे पहले क्या करेंगे? मूवी देखेंगे। लेकिन वहां जाने पे क्या हुआ? ए का मन हो गया मूवी देखने का और बी का मन हो गया कि पहले खाएंगे, यानी पहले फूड और बाद में मूवी। तो ये क्या हो गई? दोनों बातें एकदम अलग अलग। अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है हमारा। मुंह पर नाक न होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? मुंह पर नाक न होना। ए निरंतर दुख देना, बी दुर्दशा करना, सी निर्लज्ज होना, या फिर डी चुपके से कुछ कह देना। मुंह पर नाक न होना, ये कई सारे बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता और वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, मैंने ये चीज देखी है, ठीक है। तो मुंह पर नाक ना होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? निरंतर दुख देना, दुर्दशा करना, निर्लज्ज होना, चुपके से कुछ कह देना। तो आपको बता दें यहाँ पे राइट आंसर होगा निर्लज्ज होना, यानी कि मुंह पर नाक नहीं है। मुंह पर नाक होने का मतलब समझ रहे हैं? किसी के मुंह पर नाक नहीं, मुंह पर नाक होने का मतलब होता है नकेल कसना। नकेल, नकेल का मतलब होता है कि जब चाहे तो आपका मुंह बंद कर दिया जाए, लेकिन जिसके नकेल नहीं होती है, यानी कि कहीं पे भी कुछ भी बोल दे रहा है, बिना सोचे समझे जो बोल दे रहा है, उसके लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मुंह पर नाक ना होना। किसी को बुरा लग जाए, किसी को अच्छा लगे, किसी को ना अच्छा लगे, इस बात से कोई मतलब नहीं है, बस बोलना है तो बोलना है, मुंह पर नाक ना होना, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है। टिप्पस लगाना, टिप्पस लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? टिप्पस लगाना। ए बहाने बनाना, बी पानी फेर देना, सी सिफारिश करना, या फिर डी किसी चीज से हाथ धो देना, ठीक है। टिप्पस लगाना, ये कई सारे यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा, लेकिन आपको बता दें टिप्पस लगाने का मतलब होता है सिफारिश करना, यानी किसी को बहुत ज्यादा मतलब प्रेस करना, उसको सिफारिश करना। जैसे मान लीजिए आपको अपने किसी फ्रेंड को या मित्र को कहाँ ले जाना है पार्टी में, आपका तो बहुत मन है कि चले फ्रेंड, तो आपको कंपनी मिल जाएगी, लेकिन वो जाना नहीं चाहता। वो कह रहा है कि वो बहाने बना रहा है, वो कह रहा है नहीं यार मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, अरे यार कपड़े हैं तो शूज नहीं है, अरे नहीं मेरा जाने का मन ही नहीं है, अरे मुझे कुछ खाना ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे? उसको सिफारिश करेंगे, क्या कहेंगे? कहेंगे अरे भाई तुम तो ऐसे ही अच्छे लगते हो, तुम तो ऐसे ही बड़े अच्छे लगते हो, अरे तुम मत कुछ खाना, तुम तो वैसे भी कहाँ कुछ खाते हो, लेकिन तुम रहते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे साथ में चलो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? टिप्पस लगाना, यानी सिफारिश करना, उसकी सिफारिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो चले, यानी कि आप अपनी बात मनवाते हैं तो कहते हैं टिप्पस लगाना, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। 4 दिन की चांदनी, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ए प्रतीक्षा में रहना, बी सुख थोड़े ही दिन का होता है, सी व्यर्थ कोशिश करना, या फिर डी अपना मतलब निकालना। अपना मतलब निकाल रहे हैं। 4 दिन की चांदनी, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? कि 4 दिन की चांदनी है, बस काफी इजी है वैसे ये, क्योंकि काफी आपने सुना होगा। तो चलिए आपको बताते हैं यहाँ पे इसका मतलब होता है सुख थोड़े ही दिन का है, यानी कि 4 दिन, क्योंकि चांद तो हमेशा रहता है लेकिन चांदनी हमेशा नहीं रहती, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा
चांदनी, इसका मतलब है कि आपने जैसे मान लीजिए अभी आप कोई चीज आपके साथ बड़ी अच्छी हो गई, या फिर आपको कोई ऐसी चीज मिल गई जो क्षणिक है, यानी थोड़े समय के लिए फिर चली जाएगी, तो हम क्या कहेंगे? 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात है, यानी 4 दिन चांद दिखेगा, उसके बाद अंधेरी रात है, उसके बाद तो उतना अच्छा चांद दिखता नहीं है, उजाला रहता नहीं है। इसका मतलब अभी जो अच्छी कंडीशन है, जो अच्छी सिचुएशन में आप हैं, अवस्था में, वो कुछ ही समय के लिए हो, तब हम ये मुहावरा प्रयोग कर सकते हैं कि 4 दिन की चांदनी। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न, अधजल गगरी छलकत जाए, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ए, किसी गिनती में न होना, बी, कपट पूर्ण आचरण करना, सी, डींग हाँकना, या फिर डी, अहित सोचना। अधजल गगरी छलकत जाए, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो चलिए आपको बताते हैं, गगरी का मतलब क्या होता है? गगरी का मतलब होता है घड़ा। घड़ा होता है ना, गगरी उसको बोलते हैं तद्भव में, ठीक है। तो इसमें जब पूरा पानी भरा होता है, यहाँ तक जब पानी भरा होता है, तो इसमें स्पेस नहीं होता कि ये टकराए और टकराने के बाद आवाज निकाले। लेकिन अगर एक गगरी ऐसी है जो कि अधजल है, अधजल का मतलब समझते हैं, यानी कि जिसमें आधा पानी भरा है, तो इसके पास पूरा स्पेस होता है छलकने का, यानी कि ये इधर इधर टकराएगा, इधर इधर टकराएगा बार बार और आवाज करेगा। तो अधजल गगरी छलकत जाए, छलकने का मतलब आवाज करते हुए गिरते पड़ते जाएगी, ठीक है, सबको पता चलेगा कि इसमें पानी है, ठीक। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? डींग हाँकना। क्यों? क्योंकि जो भरा हुआ है, जिसके पास पूरा है, उसको डींग हाँकने की जरूरत नहीं होती है, यानी उसको दिखावे की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक इतना भरा हुआ है कि लोग उसके बारे में जानते हैं कि ये भरा हुआ है और इसके पास सब कुछ है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अधजल गगरी होती है या अधूरा ज्ञान होता है, तो वो बार बार छलकता रहता है और बताने की कोशिश करता है कि मुझे इतना पता है या फिर मैं इतना समर्थ हूं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि डींग हाँकना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा यहाँ पे, उल्टे बास बरेली को, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ए, धोखा देना, बी, विपरीत काम करना, सी, हृदय से आदर करना, एंड डी, अत्यंत प्रसन्न होना। उल्टे बांस बरेली को, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो चलिए हम आपको बताते हैं यहाँ पे, विपरीत काम करना, उल्टे बांस बरेली को, यानी जाना है लेफ्ट में, पहुंच गए राइट में। अब आपने किसी से, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा था और उससे आपने रास्ता पूछा कि भैया जो आगे जो मेन मार्केट है वो किस साइड पड़ेगी। मेन मार्केट का कुछ भी नाम हो सकता है कि मेन मार्केट, या कहें जो प्रमुख बाजार है वो कहाँ है। उसने कहा राइट साइड और आप चले गए लेफ्ट साइड, तो ये क्या हो गया? उल्टे बांस बरेली को, जाना इधर है और चले गए इधर। करना कुछ था, कर आए कुछ और, बोलना कुछ और था, बोल आए कुछ और। तो उसके लिए मुहावरा क्या प्रयुक्त होता है? उल्टे बांस बरेली को। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 1 और 1 11 होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? इसमें बच्चे 90% बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। क्यों? क्योंकि वो ध्यान से नहीं देखते कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑप्शंस में क्या गिवन है, और वो बस फटाक से आंसर लगाते हैं जो उनके दिमाग में चलता रहता है। अगर खासकर वो पहले ही पे दिख जाए तो ऐसा ही होता है। जैसे पहले पे यहाँ पे दिख रहा है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1 और 1 11, तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं? ए, भाग जाना, बी, धोखा देना, सी, दोहरा फायदा, या फिर डी, एकता में बल है। ठीक है, अब ये ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे? 70% बच्चे यही आंसर लगा के आएंगे, भाग जाना। और चाहे तो मैं चैट में देख भी लूं, ठीक है, यही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में 1 और 1 11 की बजाय कहीं ना कहीं 9 2 11 चल रहा होता है। क्या चल रहा होता है? 9 2 11, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना, लेकिन 1 और 1 11 का मतलब होता है एकता में बल है। यानी 1 और 1 अगर मिल जाए तो वो 11 के बराबर होते हैं। यानी किसी का साथ जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है। अकेले से 2 सही, 1 से सही 2, सुना होगा आपने अपने घर में भी कि 1 से सही 2, यानी कि 1 और 1 11 होते हैं, यानी एकता में बल होता है। यूनिटी हैज दी स्ट्रेंथ।
ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है हमारा, उल्टी माला फेरना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? उल्टी माला फेरना, ए नष्ट होने के करीब होना, बी निगरानी करना, सी अहित सोचना, या फिर डी गंदी लिखावट। उल्टी माला फेरना, ये मैंने वैसे शायद पहले भी कराया है आपको, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका। कई बार आपके एग्जाम में जो प्रीवियस पेपर आप देखेंगे तो आपसे लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है, उल्टी माला फेरना। तो यहाँ पे कई सारे बच्चे समझते हैं कि नष्ट होने के करीब होना यानी उसका उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। राइट आंसर क्या है? अहित सोचना, यानी कि किसी के बारे में मंगल की बजाय उसका अमंगल चाहना, यानी लगातार उसको, अगर मान लीजिए वो कोई भी काम कर रहा है तो उसको उसके लिए गलत विशेष या गलत भावना से हमेशा प्रे करते रहना, उसके लिए माला जपते रहना कि काश इसका ना हो। जैसे मान लीजिए आप ही के घर में हो कोई, ऐसा होता भी है, आपके जो करीबी होते हैं सबसे, वही सबसे बड़े दुश्मन भी होते हैं। सब केस, सारे केसेस में ऐसा नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे देखिएगा अहित सोचना, यानी वो क्या सोच रहा होगा, भगवान इसका पेपर अच्छा ना हो, भगवान इसको चोट लग जाए, भगवान ये पेपर ही ना देने जा पाए, है ना, भगवान कुछ ऐसा कर दो कि एग्जाम इतना टफ आए कि ये पास ना हो पाए। तो ये क्या है? उल्टी माला फेरना, यानी किसी के हित की बजाय अहित सोचना, उसका बुरा सोचना। राइट आंसर क्या होगा आपका? सी। ठीक है, तो ऑप्शंस आपको इतने इजी नहीं मिलने वाले हैं, ऑप्शंस आपको सिमिलर ही दिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन ही आपको काफी कंफ्यूज कर रहा होगा। यहाँ पे क्या लिखा है? नष्ट होने के करीब होना। बी पे क्या लिखा है? निगरानी करना। डी पे क्या लिखा है? गंदी लिखावट, उल्टी माला फेरना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उल्टी माला फेरने का मतलब है किसी का अहित सोचना। अब यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जानेंगे कि आज का कीवर्ड क्या है। चलिए, यहाँ पे ब्रेक खत्म होता है और अब हम जानेंगे कीवर्ड। कीवर्ड का क्या मतलब होता है? क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर कहाँ करना होता है आपको? कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे देखिएगा आज का हमारा कीवर्ड क्या है? आगे नाथ न पीछे पगहा। इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ए पूर्ण स्वतंत्र, बी अपने मन की कहना, सी बंधन रहित होना, या फिर डी इधर उधर भागना। ठीक है, तो इसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, क्यों? क्योंकि ये आपका असाइनमेंट है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आगे नाथ न पीछे पगहा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मैं फिर से कहूंगी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। लेकिन त्योहारों के साथ अपने एग्जाम का जो टारगेट है उसे बिल्कुल मत भूलिएगा। और पीडीएफ्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है OL एक्सपर्ट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और उसका जो अगर आप और भी सुविधा चाहते हैं या फिर आप हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर लीजिए, आपका बहुत फायदा होने वाला है। तो सभी के लिंक जो हैं वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पे सेम चैनल पे, लेकिन सुबह 8 बजे हम SSC में भी मिलेंगे, 12 बजे लेखपाल की भी क्लास में मिलेंगे और 1 बजे हिंदी की क्लास में भी मिलेंगे। सो टिल देन पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, बिकॉज लर्निंग इज अर्निंग। बाय बाय एंड टेक केयर। बुरा लगता है, कॉन्फिडेंस भी जाता है बार बार फेलियर्स देखकर, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है टारगेटेड स्टडी, यानी कि स्मार्ट स्टडी। इसीलिए हम लेकर आ रहे हैं दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक टारगेट लेखपाल बैच, जिसका टारगेट है आने वाली लेखपाल की परीक्षा में आपको सफलता दिलाना। इस बैच की शुरुआत होगी दोपहर 12 बजे से जीएस के साथ,
1 बजे से आप पढ़ सकते हैं हिंदी, 2 बजे से ग्रामीण परिवेश और 3 बजे से मैथ्स। तो आज ही ज्वाइन करिए टारगेट लेखपाल बैच, ओनली ऑन OL एक्सपर्ट।